नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होने जा रही है और पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, अहम बैठक ही मानी जा रही है। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू होगी और पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मुहर लग सकती है, चर्चा भी हो सकती है कई ऐसे मुद्दों पर। और बताया ये जा रहा है कि आज शाम को बड़ा फेरबदल भी केंद्रीय कैबिनेट में हो सकता है। 15 से 20 मंत्री ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। तो बड़ा फेरबदल आज हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है लगातार। और सुबह सवेरे ये बैठक 10:30 बजे होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। आगे की रणनीति तैयार करने को लेकर या फिर जरूरी ऐसे जैसे बारिश का मौसम अभी भी लगातार कहर बरपा रहा है, इन सब चीजों पे मंथन हो सकता है कि किस तरीके से जल के तांडव से जनता को बचाए और कैसे आगे की रणनीति आने वाले चुनावों के लिए तैयार की जाए। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू होगी। तो केंद्रीय कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की जा रही है। तो वहीं सीएम आवास पर होगा मिशन निरामया का कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी होंगे शामिल। मऊ और शामली जिले में निजी कॉलेज की होगी स्थापना। दोनों कॉलेजों की स्थापना को लेकर होगा अनुबंध और कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होने के लिए जाएंगे। राज्य मंत्री महकेश्वर चरण सिंह भी शामिल होने के लिए जाएंगे और सुबह 11 बजे ये होने जा रहा है पूरा कार्यक्रम। 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित हुआ है ये कार्यक्रम। तो सीएम आवास पर होगा ये मिशन का कार्यक्रम और मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी शामिल होंगे। इसमें मऊ और शामली में निजी कॉलेज की स्थापना इस कार्यक्रम में की जाएगी। तो मिशन निरामया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। दोनों कॉलेजों की स्थापना को लेकर अनुबंध होगा। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। 2019 चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी मंथन करेगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की आज अहम बैठक होने जा रही है। 2019 में जो चुनाव में बीजेपी ने सीट हारी थी उसको लेकर मंथन होगा। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी ने 160 सीटों को लेकर सौंपी है जिम्मेदारी और क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रियों को सीधे धरातल पे उतारा जा रहा है और ऐसे में ये देखिए बैठक होने जा रही है। 2019 में जो सीटें बीजेपी के हाथ से चली गई थी उन सीटों को लेकर विचार विमर्श इस बैठक में किया जाना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, यानी कि जेपी नड्डा द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। और सुबह 10 बजे ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही है। बीजेपी ने 160 सीटों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। तो बता दें 160 सीटों पर मंथन होने जा रहा है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। और पिछले दिनों देखा था कई केंद्रीय मंत्री ऐसे थे जिनको कई राज्यों के चुनावी प्रभारी बनाए गए थे। तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जुटी है बीएसपी। संगठन को मजबूत करने में अब बीएसपी जुटती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले हैं। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर ये बदलाव किए गए हैं और संगठन के कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो संगठन को मजबूत करने में अब बीएसपी जुटती हुई नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी एक्टिव हो रही है। पिछले दिनों देखा था किस तरीके से बैठकें हो रही थी लगातार और ऐसे में ये दिशा निर्देश मायावती द्वारा दिए गए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए अब धरातल पे जुटती हुई नजर आ रही है बीएसपी और इसीलिए पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के जिला अध्यक्ष
बदल दिए गए हैं बीएसपी द्वारा और मायावती के निर्देश के बाद ही ये बदलाव किए गए हैं। संगठन के कार्यों को पूरा करने के भी मायावती ने निर्देश दिए हैं। तो बसपा प्रमुख द्वारा कई निर्देश दिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से एक्टिव हो और कुछ सीटें ऐसे हैं जिनको अपने खेमे में वो ला सके, इसलिए लगातार एक्टिवनेस बीएसपी द्वारा दिखाए जा रहे हैं। 5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं मायावती के निर्देशानुसार और ऐसे में संगठन के कई ऐसे कार्य हैं जिनको पूरा करने के लिए निर्देश भी मायावती ने दे दिए हैं। तो वही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है सत्र, अगस्त में हो सकता है विधानमंडल का मॉनसून सत्र। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है। मॉनसून सत्र में सरकार लाएगी अनुपूरक बजट और कुछ अध्यादेश समेत महत्वपूर्ण विधेयक भी इस बजट में, इस सत्र में पेश होंगे। संसदीय कार्य विभाग ने मॉनसून सत्र की शुरू की है तैयारी। तो यूपी में मॉनसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है अगस्त के पहले हफ्ते में और इस मॉनसून सत्र में बता दें कि सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है जहां पे महत्वपूर्ण विधेयक भी इसमें पेश हो सकते हैं। तो संसदीय कार्य विभाग ने मॉनसून सत्र की शुरू की है तैयारी और 4 से 5 दिन का हो सकता है मॉनसून सत्र। बता दें सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट में भी हो सकता है पेश और मुख्यमंत्री योगी की अनुमति के बाद हो सकता है ये कैबिनेट में पेश। तो सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश हो सकता है। अगस्त के पहले सप्ताह में ये मॉनसून सत्र की शुरुआत हो सकती है और ऐसे में माना जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव है, कई ऐसे विधेयक है जो कि इसमें रखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी की अनुमति के बाद कई ऐसे विधेयक है जो कि इसमें पेश किए जा सकते हैं। इसके बाद बता दें कि सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट में भी पेश हो सकता है इसके बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद इसको पेश कर सकते हैं। तो अगस्त में हो सकता है विधानमंडल का मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र में सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में नए दलों के जुड़ने का चर्चा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम चर्चाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात लखनऊ में मंगलवार को हुई है। मुलाकात के बाद फिर से गठबंधन को लेकर चर्चा और ज्यादा तेज हो चुकी है। वही चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए रिपोर्ट देखिए। है। अब वो आपस में सुलझेंगे, जो कुछ भी तय होगा ठीक है। और मैं समझता हूँ इससे
वो अपोजिशन के इत्तेहाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ। और दूसरे ये कि समाजवादी का जहाँ ताल्लुक है, समाजवादी पर राजभर जो कह रहे हैं कि समाजवादी अपनी जगह है, उसका टूट फूटने का कोई ताल्लुक नहीं है। और समाजवादी अपनी जगह मजबूत है और अपने विचारों के एतबार से और अपने बहरहाल काम के एतबार से वो दूसरे किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। तो समाजवादी का जो फैसला होगा वो अपनी अपनी का कुनबा बढ़ा है। कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही विपक्षी दलों की बैठक और कर्नाटक के बेंगलुरु की बैठक में अब 24 दल शामिल होंगे। सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी। पटना की बैठक में करीब 16 दल शामिल हुए थे और अब बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को कांग्रेस की बैठक होने जा रही है और बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पत्र जारी किया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये बैठक होने जा रही है विपक्षी दलों की और ऐसे में ये बैठक का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया। 17-18 जुलाई को ये बैठक होने जा रही है, इसमें सोनिया गांधी भी शामिल होगी। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। इससे पहले विपक्ष की जो बैठक हुई थी पटना में, उसमें 16 दल शामिल हुए थे और इस बैठक में कई ऐसे दल हैं जो कि शामिल होंगे और इसमें बता दें कि विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं तकरार देखी जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो क्या बीजेपी पर हावी होगा। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष का कुनबाब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही है विपक्षी दलों की बैठक, जो कि 17 और 18 जुलाई को आयोजित की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में ये बैठक होने जा रही है। इसमें माना जा रहा है कि 24 दल इस बैठक में शामिल होंगे और इनके साथ सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी। और झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट
कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा ये तक है कि पार्टी आलाकमान ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड में फ्री हैंड काम करने के लिए कहा और नए संगठन की रूपरेखा की जल्द से जल्द तैयार हो सकती है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आज शिष्टाचार भेंट हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदा मिलता रहा। इस अनुराग के लिए कोटि कोटि आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वैसे माना जा रहा है कि अपने इस फैसले से बीजेपी आदिवासियों का वोट हासिल करने की फिराक में है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के लोगों में उनकी अच्छी पकड़ है और राज्य में सबसे बड़ी आबादी आदिवासी की है। झारखंड में मौजूदा वक्त में 14 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार की सीटों ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, मगर इस बार बीजेपी दावा कर रही कि वो 14 की 14 सीटों पर कमल खिलाएंगे। तो क्या बीजेपी के नए खैबनहार बाबू करेंगे मोदी और शाह के लिए? कमाल देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और मॉनसून सीजन शुरू होते ही आसमान से बरसने वाली बारिश उत्तराखंड के लिए आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है। राज्य में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी के दावे जरूर करेगी, लेकिन विपक्ष है कि वर्षा हो रही है, उसको देखते हुए जहाँ सरकारी डिपार्टमेंट, हमारे जनपद अधिकारीगण सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी सभी को कहा गया है कि एक दूसरे से ठीक प्रकार से समन्वय बना के रखें। जहाँ भी ऐसी स्थिति आ रही है तत्काल जो है राहत कार्य और जरूरत की चीज़ें हैं वहाँ लोगों तक पूरी सहायता की जा सकती है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट था और कुछ जिलों में येलो अलर्ट था। कल शाम से 4 जिलों में रेड अलर्ट की सूचना हमें IMD के द्वारा दी गई थी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी। अदरवाइज़ हमने उसके अलावा भी जहाँ ऑरेंज अलर्ट था वहाँ से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। सारे DM को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, उसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। कल जो बारिश हुई है वो एक कह सकते हैं कि इनिशियल था। आज जो बारिश होगी उससे हम आशंका ये है कि डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। NDRF हो, SDRF हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट्स। हमने 4 धाम के लिए सेक्टर ऑफिसर से बनाए थे जो भी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस को आपदा में अपने लिए सियासी अवसर दिख रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि राज्य में आपदा से निपटने के लिए सरकार और विभाग ने जो दावे किए थे उन सभी की पोल खुल चुकी है, जबकि बीजेपी संगठन अभी भी राज्य सरकार की तैयारियों को पुख्ता बताने का दावा कर रही है। देखिए, नई सरकार बिल्कुल दैवीय आपदा के प्रति लापरवाह रही है, कभी गंभीर नहीं रही है। उसका नतीजा आप देख लीजिए, देहरादून महानगर है, हरिद्वार महानगर है, किस तरीके से जल भराव हुआ है। रुद्रपुर का इलाका देख लीजिए, हल्द्वानी देख लीजिए। देहरादून में तो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, 1600 करोड़ के लगभग के काम कह रहे हैं।
वो दिख रहे हैं आपको, कहाँ काम हो रहे हैं, क्या काम इन्होंने किया, किस तरह के लिपापोती कर रहे हैं, किस तरह से जलभराव हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में सारे मार्ग बंद हैं, कम से कम 400 सड़कें बंद हैं, पूरे प्रदेश की 400 सड़कें बंद हैं। लोगों का आवागमन बंद हो गया, लोगों को चिकित्सा समय पर नहीं मिल रही है, पेयजल की अव्यवस्था हो गई है। पूरे प्रदेश में दैवीय आपदा के प्रति सरकार की उत्तरदायित्व की पोल खुल के रखी है। निश्चित रूप से बिल्कुल सरकार ने जो है पूरी तरह से तैयारियां की हैं। मौसम को देखकर, जैसे मौसम विभाग ने पूरा जो पूर्वानुमान के अनुसार जो रेड अलर्ट जो हमने जारी किया है, सरकार ने भी जारी किया है, मौसम विभाग ने पहले से ही सूचना इसकी दे दी थी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपदा जो कंट्रोल रूम है उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ में जो हमारी आपदा प्रबंधन टीम है और जो जिला प्रशासन और साथ में हमारा पूरी एक पुलिस प्रशासन, पूरी जो टीम है, जो उनको संसाधनों के साथ 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहने को कहा है। उत्तराखंड में मानसून सीजन सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग के लिए हमेशा ही चुनौतियों का पहाड़ सरीखे है, लेकिन अभी तक ना तो सरकार इस तंत्र को मजबूत बना पाई और न ही कभी सरकार की तरफ से इस दिशा में वक्त रहते कोई ठोस कदम उठाए गए। ऐसे में उत्तराखंड की आवाम मॉनसून सीजन में अपने आप को भगवान भरोसे ही मानती है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।